Assalamu alaikum ji. I hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. यंग लॉयर्स प्रैक्टिकल कोर्स आज सेशन नंबर 4 है। हम FIR रजिस्टर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हमने दरख्वास्त दी SHO को कंसर्न्ड, उसने हमारी FIR रजिस्टर नहीं की। फिर हमने दरख्वास्त दी SP कंप्लेंट्स को, उसने भी हमारी FIR रजिस्टर नहीं की। उसके बाद फिर हम कोर्ट में आएंगे कि हमारी FIR रजिस्टर की जाए। अब कोर्ट में हमने जस्टिस ऑफ पीस के पास एक पिटीशन फाइल करनी है। ये सेशन जजेस के, एडिशनल सेशन जजेस, इनके पास ये पावर है जस्टिस ऑफ पीस की। इनके सामने हमने एक पिटीशन फाइल करनी है अंडर सेक्शन 22A 22B 22A 22B CRPC। हमने ये पिटीशन फाइल करनी है कि हमारी FIR को रजिस्टर किया जाए। अच्छा, यहाँ से ये इनकम का बहुत बड़ा ज़रिया है। यंग लॉयर्स के लिए मैं ख़ास तौर पे कहूँगा कि इन लेक्चर्स को मिस मत कीजिएगा। देखें, शुरू के दिनों में अर्निंग नहीं होती, बड़ा ओवर क्राउडेड प्रोफेशन है, शुरू के दिनों में इनकम नहीं होती। लेकिन अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ जाए कि मेरी FIR रजिस्टर नहीं की जा रही, तो मुझे कोर्ट से ऑर्डर लेके दें। आपके पास इसी तरह आएंगे क्लाइंट, आपको आके कहेंगे कि जी FIR रजिस्टर नहीं हो रही, हमें कोर्ट के थ्रू ये ऑर्डर करवा दें कि हमारी FIR रजिस्टर की जाए। यहाँ पे आपने बजाय इसके कि अपने सीनियर को कहें, अपने कोलीग्स को कहें कि यार मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास नॉलेज नहीं है, मैं ये चाहता हूँ, मेरी इन वीडियोस का मकसद भी ये है कि आप शुरू के दिनों में ही अपने केसेस को ख़ुद करें। मैं सारा प्रोसीजर 22A का आज आपको बताऊंगा कि ये होती क्या है, इसमें कौन कौन से प्रोसीजर्स होते हैं, इसको ड्राफ्ट कैसे करते हैं, ये भी आज की वीडियो में ही हम करेंगे। इसको उर्दू में, इंग्लिश में, दोनों साइड बाय साइड हम कर लेंगे। लेकिन इन पे बहस कैसे करते हैं वो मैं कल वाली वीडियो में करूँगा, क्योंकि अदरवाइज़ वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। लेकिन इन वीडियोस को गौर से देखें। इंशाल्लाह ताला आप अगर मेरे ये बताए हुए प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करेंगे, आप घबराएंगे नहीं। आपके पास अगर कोई क्लाइंट चल के आएगा कि जी मुझे FIR मेरी रजिस्टर नहीं हो रही, तो आप ख़ुद इस काबिल हो जाएंगे कि आप इस केस को ख़ुद ही दायर करें, 22A की पटिशन को तैयार करें, दायर करें और अपनी उससे फ़ीस लें। यही अर्निंग होगी आपकी। एनी और जी 22A 22B के अंडर हमने पिटीशन फाइल करनी होती है। अब इसके प्रोसीजर्स क्या हैं, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। देखें, ये एक पिटीशन फाइल की जाती है। इसको उर्दू में भी ड्राफ्ट किया जा सकता है और इंग्लिश में भी किया जा सकता है। कुछ इलाके हैं जहाँ पे मोस्टली उर्दू में किया जाता है, बड़े शहरों में इंग्लिश में सारी ड्राफ्टिंग होती है। उर्दू इंग्लिश दोनों में किया जा सकता है। ये कोई बार नहीं है कि अगर आपने उर्दू में पिटीशन को ड्राफ्ट कर दिया है तो गलत हो गया काम। या जहाँ पे ट्रेंड ये है कि उर्दू में 22A की पिटीशनें ड्राफ्ट की जाती हैं, वहाँ पर अगर आपने इंग्लिश में ड्राफ्ट करके दे दी है तो आपकी मानी नहीं जाएगी। दोनों ही एप्लीकेबल हैं, दोनों ही तरह से आप एक पिटीशन को तैयार कर सकते हैं। अच्छा, ये आपने 22A की पिटीशन फाइल कर दी। अभी सिर्फ प्रोसीजर देख लेते हैं कि होते क्या क्या हैं। ये जब हमने पिटीशन फाइल करनी है, फॉर इंस्टेंस आज के दिन मैं एक 22A की पिटीशन कोर्ट में फ़ाइल की है। ये फ़ाइल कहाँ पे की जाएगी? अगर आप अदालतों में जाएं तो वहाँ पे दायरी ब्रांचेस होंगी। अच्छा, ये दायरी ब्रांचेस सिविल केसेस की अलहदा होगी, क्रिमिनल केसेस की अलहदा होगी। ऐसे तो नहीं हो सकता कि आपने अपनी पिटीशन तैयार की और जाके आप किसी ASJ साहब की अदालत में ख़ुद ही पेश हो गए, जाके आपने जज साहब को कहा कि ये लें जी, ये मैं अपनी 22A की पिटीशन लेके आया हूँ, मुझे सुने। ऐसे नहीं होगा। आपको इन दायरी ब्रांचेस में जाना पड़ेगा। यहाँ पे जाके हम पिटीशन को फ़ाइल करते हैं। उस पिटीशन पे बाकायदा नंबर लगता है और उसके बाद ये दायरी ब्रांच के बाद ये पिटीशन पहुंचाई जाती है जस्टिस ऑफ पीस की अदालत में। कौन लेके जाता है? ऑब्वियसली ये दायरी ब्रांच का अमला वगैरह ही लेके जाता है। ये मेरा कहने का मतलब ये था कि पिटीशन तैयार करके जज साहब के पास खुद ही नहीं चले जाना, दायरी ब्रांच में जाना है पहले, जहाँ पे ये दायर होंगी पिटीशंस।
वहाँ पे दायर करेंगे, वो जस्टिस ऑफ पीस के पास आपकी पटिशन को पहुँचा देंगे, जिसकी अदालत में लगना उस बहस में नहीं जाते। मैंने ये आज पटिशन फ़ाइल की है, आज 29 तारीख है आई थिंक, या 30th है, बहरहाल जो भी तारीख है, आज मैंने ये पटिशन फ़ाइल की। अच्छा, फ़ाइल कितने कितने बजे कर सकते हैं ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। देखें, जो लोअर कोर्ट्स है ना, अगर मैं अपने मुल्तान की बात करूं, ये जो हम दायरी ब्रांच में जाके पटिशन फ़ाइल कर सकते हैं ना, मुल्तान में लोअर कोर्ट्स में 2 टाइम्स होते हैं जहाँ पे मैं कर सकता हूँ। सुबह 10:30 बजे तक कर सकते हैं हम, दायरी ब्रांच में जाके कोई पटिशन दे सकते हैं, या फिर दूसरा टाइम होता है 2 बजे से पहले, या आई थिंक 1 बजे से पहले, चले 2 बजे कर लेते हैं, 2 PM से पहले, यानी ये 2 दायरगी के टाइम है जिन टाइमिंग्स पे जाके हम कोई भी पटिशन फ़ाइल कर सकते हैं। और इनके बाद फॉर इंस्टेंस अगर 2 बज गए हैं और मैं 3 बजे तक मेरी पटिशन तैयार हुई है, तो दायरी ब्रांच वाले नहीं लेंगे, मैं आज के दिन नहीं फ़ाइल कर सकूंगा, मुझे अगले दिन करनी पड़ेगी। सो ये टाइमिंग्स भी होते हैं फ़ाइलिंग के, वो आप अपनी जो भी आपके इलाके की है, सिंध की, KPK की, जो जिस भी आप सूबे में रहते हैं, जिस भी इलाके में रहते हैं, अपनी कंसर्न कोर्ट से आप पता कर सकते हैं कि कितने बजे का दायरगी टाइम है। सो इन टाइमिंग्स के दौरान आपने ये पटिशन जाके फ़ाइल करनी है, तैयार करके उनको दे देनी है, फिर वो अदालत में पहुंच जाएगी। मैंने आज के दिन दायर की, फॉर इंस्टेंस मैं 10:30 बजे से पहले जाके मैंने दायर कर दी, या 2 बजे से पहले मैंने दायर कर दी, तो आज ही के दिन, जिस दिन मैं ये दायर कर रहा हूँ, आज ही के दिन सेम डे ये कंसर्न्ड जस्टिस ऑफ पीस मेरी इस पटिशन पे इब्तदाई बहस कह लें, प्रिलिमिनरी आर्गूमेंट्स कह लें, पहली हेयरिंग कह लें, वो आज ही के दिन हो जाएगी। अच्छा, ये फ़ाइल की मैंने, कंसर्न जस्टिस ऑफ पीस के पास चली गई, इस पे मेरी इब्तदाई बहस आज ही के दिन हो जाएगी। ठीक है, जज साहब मुझे सुनेंगे, मैं जाके अपना केस बताऊंगा कि जी ये स्टोरी है, ये कुछ हुआ है, हमारी FIR नहीं रजिस्टर कर रहे। इसके बाद जज साहब मुझे सुनने के बाद क्या करेंगे? वैसे इब्तदाई बहस में कोई इतनी बहस नहीं करनी पड़ती, जो नॉर्मल प्रैक्टिस है, हम जाते हैं अपनी शक्ल जज साहब को दिखाते हैं, नॉर्मल प्रैक्टिस में यही होता है। 22A में जज साहब इस पे जवाब मांग लेते हैं, जवाब या कह लें कि रिपोर्ट तलब कर लेते हैं। किससे तलब करेंगे? समझने की बात है ये जो मैंने 22A की पटिशन फ़ाइल की है, मेरी FIR रजिस्टर नहीं हो रही। FIR रजिस्टर किसने करनी थी? कंसर्न्ड SHO ने, लेकिन SP ने भी इसको डायरेक्शन नहीं की। तो ये जो जस्टिस ऑफ पीस होंगे, ये इनसे जवाब मांगेंगे कि भाई जवाब दो, अपना रिपोर्ट दो कि आपने इनकी FIR क्यों रजिस्टर नहीं की। ये मैं मोटे मोटे आपको स्टेप्स बता रहा हूँ। जवाब मांग लिया और ये इस पे कोई एक डेट दे देंगे कि इस डेट तक आप जवाब दें। फॉर इंस्टेंस आज 29 तारीख को लेते हैं, तो ये 2 दिन की, 3 दिन की, जितने दिन की भी समझे, इतनी को लंबी डेटें नहीं इसमें डलती, 3-4 दिन की डेट डलती है। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे 3 तारीख के लिए डेट डाल ली है, 3/1/2023 के लिए। ठीक हो गया। ये फ़ाइल हम कर रहे हैं 29/12/2022 को। आज के दिन फ़ाइल की, आज ही मेरी इब्तदाई बहस हुई, आज के दिन 3 तारीख तक रिपोर्ट मांग ली। किससे मांगी है? ये पुलिस से। ठीक हो गया, इनसे रिपोर्ट मांगी जाएगी, भाई आपने FIR क्यों रजिस्टर नहीं की। फिर ये पुलिस वाले क्या करेंगे? इसके बाद पुलिस वाले ये 3 तारीख से पहले, मैं आपको प्रैक्टिस बता रहा हूँ, ये ऐसे ही होता है। पुलिस वाले 3 तारीख से पहले बुलाएंगे। किसको बुलाएंगे? इल्ज़ाम लै को, और उस हमें साइल को, जिसने ये पटिशन फाइल की है, इन दोनों को बुलाते हैं। ठीक है, इनको कहते हैं कि आ जाओ हमारे पास, आके हमें मसला बताओ।
नॉर्मल प्रैक्टिस में यही होता है, साइल को भी जिसने पटिशन फाइल किया, जिसकी एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रही और जिस पे इल्ज़ाम लगाया किसी भी किस्म का, कोई चेक बाउंस हुआ है, कोई रेप का, व्हाटएवर जो भी इल्ज़ाम लगा है, इन दोनों को बुला लेते हैं। नॉर्मल प्रोसीजर्स यही हैं। अच्छा, यहाँ पे इनको बुला के इनको सुनने के बाद ये आ गई 3 तारीख। अच्छा, ये 3 तारीख को अदालत में अपने कमेंट्स जमा करवाते हैं, कमेंट्स बाय पुलिस। ये कमेंट्स में ये बताते हैं कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, क्या ऐसा कभी वकूआ हुआ है नहीं हुआ, वकूआ सच्चा है वकूआ झूठा है, व्हाटएवर ये अपना पूरा कमेंट्स में बताते हैं। भी इसकी एफआईआर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये सारा कुछ बताएंगे। अच्छा, इसमें अगर गौर करें, ये 22A की पटिशन में नोटिस जो होते हैं, जो रिपोर्ट मांगी जाती है वो पुलिस वालों से मांगी जाती है, लेकिन यहाँ पे इल्ज़ाम लैग को जब बुलाया जाएगा, भाई आपके ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज करने के लिए 22A की एक पटिशन फ़ाइल कर दी गई है, और वो जब थाने में भी आता है, मिलता है, अपना जवाब देता है वहाँ पे, तो उसको भी मालूम पड़ जाता है कि जी मेरे ख़िलाफ़ तो 22A की एक पटिशन लगी हुई है और उसमें ये डेट है। वो क्या करेगा, वो अपने वकील साहब को इस 3 तारीख को, ये जब हेयरिंग हो रही है इस पटिशन की दोबारा, तो यहाँ पे ऑब्वियसली हम लोग तो अपीयर होंगे, हमने तो ये पटिशन फ़ाइल की है, हमारे साथ साथ पुलिस भी आ जाएगी, वो अपने कमेंट्स लेके आई है, साथ ही यहाँ पे ये जो इल्ज़ाम है ये भी आ जाता है, और प्लस ये अपने वकील को भी लेके आता है। ठीक है, वकील साहब यहाँ पे अपना वो भी वकालतनामा देते हैं, और यहाँ पे हो सकता है कि पुलिस वाले अपने कमेंट्स में कुछ टाइम मांग लें कि जी हमें फ़र्दर टाइम दिया जाए, अभी हमारा पूरा नहीं हुआ। हो सकता है कि वो कहने जी अपना वो बता दें कि हाँ जी कौन सच्चा है कौन झूठा है। तो यहाँ पे 3 तारीख को फिर बहस होती है, एक रफ सा आइडिया हो सकता है यहाँ पे 3 के आगे एक और डेट डाल दी जाए अगर पुलिस वालों ने टाइम मांगा तो, लेकिन अगर उन्होंने टाइम नहीं मांगा, उन्होंने अपने फाइनल कमेंट्स दे दिए, तो यहाँ पे बहस होगी। अच्छा, ये बहस अब किस किस की होगी? ऑब्वियसली जो इल्ज़ाम लय का वकील है और जो हमारा साइल का, इन दोनों के वकला बहस करते हैं। ठीक है, इन दोनों के वकील बहस करते हैं। हो सकता है कि आपके पास 22A की पटिशन, कोई क्लाइंट एक ऐसा, एक तो क्लाइंट साइड आएगी ना जो ये 22A की पटिशन दायर करेगी, हो सकता है आपके पास दूसरी साइड जिस पे इल्ज़ाम लगा है उसने जब यहाँ पे कोर्ट में आके बहस करवानी है तो वो आपको हायर कर ले। दोनों तरफ का वकील होगा ना, साइल का भी होगा, इल्ज़ाम लय का भी होगा। सो आप लोगों के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यंग लॉयर्स के लिए। यहाँ पे 22A की पटिशन दायर करने के लिए भी आपके पास क्लाइंट आ सकता है, और जिस पे इल्ज़ाम लगा है वो भी आपके पास आ सकता है कि जी इतनी तारीख को मेरी पेशी है, आप अदालत में मेरे साथ जाएँ। यहाँ पे जब आपने अदालत में जाना तो आपने भी एक वकालतनामा साथ लेके जाना है, इल्ज़ाम लय से उससे साइन वगैरह करने हैं, उसको फिलअप करना है, जाके कोर्ट में देनी है, और दोनों वकीलों ने बहस करनी है। को जज साहब ने पुलिस को भी सुनना है, और पुलिस को सुनने के बाद वो अपना ऑर्डर दे देंगे, ऑर्डर पास कर देंगे इस पिटीशन पे। अच्छा, ये ऑर्डर क्या वो पास कर सकते हैं? नंबर 1, या तो वो इस पिटीशन को अलाउ करेंगे, मंजूर करेंगे, और डायरेक्ट कर देंगे किसको, पुलिस को, कि एफआईआर रजिस्टर करो। ऐसे ही है ना? या दूसरी सूरत में ये हो सकता है कि इस पिटीशन को डिसमिस कर दें कि नहीं भाई आपकी कोई ये कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बनता, मैं आपकी पिटीशन डिसमिस कर रहा हूँ। यही 2 फैसले आएंगे ना, या तो अलाउ होगी या डिसमिस होगी। अलाउ होगी तो यानी पर्चे के ऑर्डर हो गए, अगर डिसमिस हुई है तो खारिज होगी। पुलिस ये जज साहब ये कहेंगे कि आपका कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बनता, इस वजह से आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं की जा सकती। 2 ही फैसले होंगे। तो ये तो सारा प्रोसीजर इतना शॉर्ट सा है, 2-3 पेशियों में 22A की पटिशन पे फैसला हो जाता है।
अच्छा, अब आते हैं कि जब हमने ये 22A की पिटीशन को फाइल करना है तो इसके साथ हम डॉक्यूमेंट्स कौन से लगाएंगे। मेरे पास क्लाइंट आया, वो कहता है जी कि मेरा पर्चा नहीं हो रहा, तो मेरी आप कोर्ट से ऑर्डर लेके दें। मैं उससे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगूंगा। नंबर 1, जो उसने SHO को दरख्वास्त दी है, पहले उसको ही दरख्वास्त देनी है ना SHO को, उसकी कॉपी। फिर नंबर 2, अच्छा जब भी आप थाने में जाएंगे ना तो आपको वो आपने जाके दरख्वास्त दी, फ्रंट डेस्क पे आप जाते हैं, आप जाके अपनी दरख्वास्त देते हैं कि ये जी मेरी दरख्वास्त लें और मेरी FIR रजिस्टर करें, तो वो आपको एक रसीद देंगे रिसीविंग की कि हमने आपकी दरख्वास्त रिसीव कर लिया। हमेशा फ्रंट डेस्क पे आपको रसीद देते हैं। सो वो रसीद जिस पे डेट होती है कि किस डेट को मैंने ये दरख्वास्त दी है, ये मैं उससे लूँगा। फिर नंबर 3 पे मैं उससे लूँगा जो मैंने SP कंप्लेंट्स, इसको मैंने जो दरख्वास्त दी थी, क्योंकि SHO ने तो मेरी FIR नहीं रजिस्टर की थी, तो इसको जो दरख्वास्त दी थी मैं उसकी भी कॉपी लूँगा, ये भी मैं साथ लगाऊँगा। फिर उसके साथ साथ यहाँ से भी मुझे जो रिसीविंग रसीद मिली होगी मैं वो भी साथ लगाऊँगा। ये ज़रूरी है, ये मैं साथ हम लगानी होती हैं। हमने इस्टेब्लिश करना होता है कि भाई हम पहले वाले जो 2 फॉर्म्स हैं उनको एग्जॉस्ट करके आ रहे हैं और हमारी FIR नहीं रजिस्टर हुई। अच्छा, एक और मैं बात बता दूँ, यहाँ पे हो सकता है कि आपने SHO को दरख्वास्त दी और थाने में जाके उन्होंने आपको फ्लैटली रिफ्यूज़ कर दिया कि हम आपकी FIR नहीं रजिस्टर करते, या वो आपकी FIR नहीं रजिस्टर कर रहे, आप 2-3 दिन गुजर गए हैं, FIR नहीं रजिस्टर कर रहे, तो 2-3 दिन गुजर गए हैं, नहीं आपकी FIR हो रही, तो फिर आप SP कंप्लेंट के पास चले जाएं। अगर तो उन्होंने भी आपको सुनने के बाद फ्लैटली रिफ्यूज़ कर दिया कि हम नहीं रजिस्टर करते, तो स्ट्रेट वे आप इधर आ जाएं, या फिर आप 2-3 दिन का वेट करें। इनको दरख्वास्तें देने के बाद 3 से 4 दिन नॉर्मली वेट करते होते हैं कि शायद वो FIR के लिए हमें बुलाएं, हमें कुछ सुने वगैरह, लेकिन दिन गुजारना भी थोड़ा सा होता है। 3-4 दिन इधर गुजर जाए, 3-4 दिन इधर गुजर जाए, उसके बाद हम कोर्ट में आते होते हैं। ये नहीं कि दरख्वास्त पहले SHO को दी, साथ ही SP कंप्लेंट को दे दी और साथ ही हम कोर्ट में आ गए कि जी हमारी FIR नहीं वो रजिस्टर कर रहे हैं। नहीं, सफिशेंट टाइम 3-4 दिन एटलीस्ट दोनों को देना है, उसके बाद फिर कोर्ट में आना है। अब यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स, ये दरख्वास्तें होंगी। इसके बाद जो हमने 22A की पिटीशन तैयार करनी है, जो भी हम दरख्वास्त तैयार करेंगे, दरख्वास्त 22A, वो फाइलिंग के वक्त हम साथ लगाते हैं। उसके बाद फिर ये 22A की दरख्वास्त। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात और आज ही आपको क्लियर कर दूँ, आइंदा के लिए आपको पता हो। देखें, जो हमने SHO को दरख्वास्त दी थी या SP कंप्लेंट को दरख्वास्त दी थी, वो तो सिंपल दरख्वास्तें थी, उसके साथ हमने कुछ भी नहीं लगाया था। लेकिन जब भी आपने कोर्ट को, अदालत को कोई दरख्वास्त देनी है, तो ऐसे नहीं खाली दरख्वास्त नहीं देनी, दरख्वास्त के साथ हमने बयाने हल्फी भी लगाना होता है। ये कंपलसरी है कोर्ट में जब भी कोई दरख्वास्त देनी है तो उसके साथ बयाने हल्फी ज़रूर लगाना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम बयाने हल्फी नहीं लगाएंगे। तो ये सारी होगी। अच्छा, फिर जितने भी उस केस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर इंस्टेंस कोई ले लें, मेडिकल है, कोई उससे रिलेटेड आपका चेक है, चेक बाउंस हुआ है, वो बाउंस होने के जितने भी बैंक की रसीदें हैं, डिसऑनर करने की, डिसऑनर स्लिप्स उनको कहते हैं, वो शायद लगाएं। कोई फ्रॉड हुआ है, कोई मुआहदा है, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स जो ज़रूरी हैं आपके केस के लिए, जो आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, कोई ज़मीन के कागजात हैं, कुछ भी है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हम इसके साथ लगाते हैं। फिर उसके बाद हम एक वो रह जाता है हमारा पावर ऑफ अटॉर्नी, वकालतनामा, ये साथ लगाते हैं। देखें, जब हमने 22A की दरख्वास्त दायर करनी है ना, तो अगर आप अपनी कचहरियों में जाते हैं तो वहाँ पे फ़ोटो स्टेट वाले बैठे होंगे, वो उनके पास अगर चले जाएं, अपने क्लर्क को भेज दें,
22A का क्लाइंट आपके पास आया, उससे आपने ये दोनों दरखास्तें ले ली हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स ले लें, आपने अपनी पटिशन को तैयार करना है। तो आप अपने जो क्लर्क है, या आपके पास क्लर्क नहीं है, यंग लॉयर्स के पास तो वैसे नहीं होता, आप खुद वो जो फ़ोटो कॉपी वाले बैठे होते हैं कचहरियों में, स्टॉल छोटे छोटे लगा के बैठे होते हैं, फ़ोटो स्टेट वाले बैठे होते हैं, उन्होंने रखा होता है, उनके पास चले जाएंगे। उनको आप कहेंगे कि 22A 22B की दरख्वास्त के लिए ना मुझे सेट दे दें। ये आप उनको जाके कहेंगे कि मुझे सेट दे दें। वो समझ जाते हैं, उनको पता होता है कि क्या मकसद है। वो आपको एक फ़ाइल देंगे, उस फाइल के अंदर कुछ खाली सफ़े होंगे, फिर वकालतनामा होगा, एक और उसमें प्रोफार्मा सा होता है, वो डिटेल्स से रिलेटेड होता है पटिशनर की, कि डिटेल के जो पटिशनर है वो कहाँ का रहने वाला है, क्या वो पहली पटिशन फाइल कर रहा है, उसका एड्रेस वगैरह, ये सारा कुछ उस प्रोफार्मे में होती हैं। सो ये एक पूरा सेट आपको दे देगा, परेशान नहीं होना। 22A वाला क्लाइंट आया, पहला काम आपने ये करना है कि अपने उस फोटो स्टेट वाले के पास चले जाएं, उनको कहें 22A का सेट दे दें। वो आपको सेट दे देंगे पूरा, जिसमें खाली सफ़े भी होंगे, जिसमें वकालतनामा भी होगा, पूरा एक परफॉर्मा होता है वो भी साथ लगा होगा। आपने क्या करना है, पहले ये जो टॉप पे लगता है वो परफॉर्मा सा, जिसमें साइल की डिटेल्स होती हैं, क्या ये पहली दफ़ा पटिशन फाइल कर रहे हो, इस किस्म की बातें उसमें पूछी होती हैं। वो सारा हर जगह का, हर सूबे का, हर डिस्ट्रिक्ट का वो डिफरेंट होगा। सो वो एक परफॉर्मा होगा। उसके बाद आपने अपनी जो 22A की पटिशन तैयार की है उसको लगाना होता है। फिर उसके बाद आपने बयाने हल्फी जो 22A की पटिशन का है वो लगाना होता है। उसके बाद ये दरख्वास्तें और रसीदें लगानी होती हैं, और उसके बाद जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे अनेक्स करके एंड पे जो वकालतनामा है वो लगा देंगे इस पटिशन के साथ। आपकी सारी फिर वो बयाने हल्फी अटेस्ट वगैरह जो होने होते हैं वो सारा कुछ करवा के, वो आपको गाइडेंस इतनी तो मुंशी वगैरह कुलीग्स वगैरह दे ही देते हैं। सो इसको तैयार करके आपने दायरी ब्रांच में ले जाना है। वहाँ से आगे वो कंसर्न्ड जस्टिस ऑफ पीस, अगर उस तहसील में एक ही जस्टिस ऑफ पीस है तो उसी के पास जाएगी। अगर एक से ज़्यादा हैं, 3-4 बैठे हैं, तो जिसके पास भी जानी है वो दायरी ब्रांच वाले ही आपको बता देते हैं कि फ़लाने जज साहब के पास आपके पास लगेगी, और इतने बजे आप उधर जाके पेश हो जाना जज साहब की अदालत में। तो ये था सारा प्रोसीजर जस्टिस ऑफ पीस का। आप फाइल करते हैं, सेम डे इब्तदाई बहस होती है, एक डेट दी जाती है, पुलिस से कमेंट्स मांगे जाते हैं, पुलिस वाले दोनों पार्टीज़ को बुलाते हैं, बिठाते हैं। उसके बाद उस डेट पे जो फिक्स हुई होती है वो कोर्ट में अपने कमेंट्स जमा करवाते हैं, जो भी उन्होंने बताना है कि ये वकूआ सच्चा है झूठा है वो बताते हैं। उसके बाद उसी डेट पे जिस पे इल्ज़ाम लगा हुआ है वो भी अपना वकील लेके आ जाता है, वो वकील वकालतनामा देगा, बहस होगी दोनों की, और फाइनली ऑर्डर हो जाता होता है। इसमें ईदर वे या तो डिसमिस होगी या अलाउ होगी। अब आ जाते हैं ड्राफ्टिंग की तरफ कि ये 22A की पटिशन्स को ड्राफ्ट कैसे करना है उर्दू में और इंग्लिश में। लेकिन इस पे आने से पहले मैं आप लोगों को एक मशवरा दूंगा। देखें, किसी लॉ बुक स्टोर पे चले जाएं, आपकी कचहरियों में भी बुक शॉप्स होती हैं, लॉ की बुक्स वहाँ से मिलती हैं, तो कोशिश करें कि वहाँ से आप ड्राफ्टिंग से रिलेटेड, बहुत सारे ऑथर्स ने बुक्स लिखी हुई हैं, उर्दू की भी लिखी हुई हैं, इंग्लिश ड्राफ्टिंग की भी लिखी हुई हैं, सिविल केसेस की ड्राफ्टिंग, क्रिमिनल केसेस की ड्राफ्टिंग। सो जिस ऑथर की बुक आपको अच्छी लगती है ना वो ज़रूर ले लें, आपको बहुत उनका काम आना है। देखें, आपको वहाँ से स्केच मिल जाता है कि ये ड्राफ्ट कैसे करनी है, उर्दू में कैसे करनी है, इंग्लिश में कैसे करनी है, और हर एक पिटीशन से रिलेटेड उन्होंने बताया होता है, 22A, बेल्स, अपील्स, दावे। सो ये ज़रूरी है इनिशियल डेज़ के लिए। देखिए, बाद में तो बंदा के पास एक्सपीरियंस आ जाता है, वो खुद ही उसको एक पैटर्न पता लग जाता है, दिमाग में बैठ जाता है। लेकिन इनिशियल डेज़ में बजाय इसके कि आप दूसरों की मिन्नतें कर रहे हो कि यार मुझे बताना ये कैसे मैंने ये पटिशन लिखनी है, आपके पास वो बुक होगी, उस बुक को निकालो, पैटर्न वहाँ से मिल जाता है, ड्राफ्ट करना शुरू कर दो। इसमें तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है, सब ये करते हैं, इसमें कोई शर्म वाली बात भी नहीं है कि आप ड्राफ्टिंग की बुक ख़रीद रहे हो। सो ये ज़रूरी है इनिशियल डेज़ में। एनी हो, अब आते हैं 22A की पटिशन। देखिए, कल हमने दरख्वास्त लिखी थी SHO को, SP कंप्लेंट को, और मैंने कहा था कि स्कूल में जो हमें दरख्वास्तें लिखाई जाती थी वो हमें नहीं लिखाई जाती थी, वो ही दरख्वास्त तकरीबन हमने यहाँ पे लिखी थी, सिर्फ एड्रेस कर दिया था SHO को।
जो कोर्ट की दरखास्तें लिखी जाती हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट वही होता है। देखिए सबसे पहले एड्रेस करना होता है, वहाँ पे हमने एसएचओ को किया था, यहाँ पे हमने अदालत को करना है। ये 22A की पटिशन कहाँ पे फाइल की जाती है? जस्टिस ऑफ पीस के पास। जस्टिस ऑफ पीस की पावर्स किसके पास है? सेशन जज के पास। तो हम किसको एड्रेस करेंगे? उर्दू और इंग्लिश दोनों को साइड बाय साइड करते जाते हैं। बअदालत जनाब सेशन जज साहब, लाहौर मुल्तान, सेशन जज साहब स्लैश करके जस्टिस ऑफ पीस लिख दें, क्योंकि जस्टिस ऑफ पीस की पावर्स है ना इनके पास। अच्छा, यहाँ पे अगले शहर, जिस भी शहर का है, लाहौर, ठीक है। ये उर्दू की अब हम इस तरह लिखेंगे। अच्छा, जब इंग्लिश में आ जाएंगे तो इंग्लिश में हम इसको अगर इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे? इन द कोर्ट ऑफ सेशन जज स्लैश कर दें जस्टिस ऑफ पीस, लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला, सियालकोट, जिस भी शहर के हैं, ये आ जाएगी। कोर्ट को आपने एड्रेस कर दिया। लेकिन देखें वहाँ वाली जो हमने एसएचओ को दरख्वास्त लिखी थी उसके बाद तो हम नेक्स्ट ही शुरू हो गए थे लिखना। यहाँ पे जब हमने कोर्ट को देना है लिख के अपनी कोई दरख्वास्त, तो हम थोड़ा सा गैप देते हैं। उसकी भी एक रीज़न है। ये गैप इसलिए दिया जाता है कि यहाँ पे स्टैंप्स वगैरह लगनी होती हैं। ये इतना का गैप हम कोर्ट में जितनी भी पटिशन्स फाइल करते हैं, कोर्ट में हम जितनी भी एप्लीकेशंस, जितनी भी दावे हम लिखते हैं, जितने भी हम जवाब दावे लिखते हैं, जो कुछ भी हमने कोर्ट में लिखना है ना, दरख्वास्त वगैरह, उसमें कोर्ट को एड्रेस करने के बाद हमने गैप देना होता है, इतना का गैप, जहाँ पे स्टैंप्स वगैरह लग सकती हों। उसके बाद फिर पार्टीज़ के नाम। अच्छा, ये कौन, एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। मोहम्मद अली साहब है, वल्द, इसके फादर कौन है वो लिखेंगे। अच्छा, ये इसकी कास्ट क्या है वो लिखेंगे। इसका सकना, इसका एड्रेस क्या है वो सारा कुछ लिखेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, ये कौन है जो दरख्वास्त दायर कर रहा है, उसका नाम तो ऑब्वियसली पहले आएगा। और ये हमारा साइल है उर्दू में, ब्रैकेट में हम नीचे यहाँ पे लिख देंगे। इंग्लिश में आ जाए, यही मोहम्मद अली साहब, मोहम्मद अली, ये सन ऑफ जिसका भी है, कास्ट जो भी है, फिर उसके बाद रेजिडेंट ऑफ जिस भी जगह का रेजिडेंट है। अब ये उर्दू में साइल, इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं? पिटिशनर। इसके नीचे हम पिटिशनर लिख देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात और भी ऐड कर दूँ। कुछ जगहों पे, कुछ दावों में आप देखेंगे, कुछ पिटिशंस में आप देखेंगे कि जजों के नाम लिखे होते हैं। फॉर इंस्टेंस एक तहसील है, वहाँ पे एक ही सेशन जज बैठा हुआ है और अंडरस्टूड बात है कि हमने 22A की पटिशन फ़ाइल करनी है तो इस जज साहब के पास जाएगी। तो वकला हजरात क्या करते हैं, वो उस जज साहब का नाम लिख देते हैं। बअदालत जनाब मोहम्मद बशीर साहब ASJ स्लैश जस्टिस ऑफ पीस, यानी उनको बाई नेम एड्रेस करना शुरू कर देते हैं। वो गलत है, उसमें वो नहीं करना चाहिए। फॉर इंस्टेंस हमने आज एक दावा दायर कर दिया है मोहम्मद बशीर साहब की अदालत में, उनका नाम के साथ लिखा हुआ है। अगले दिन वो जज साहब का ट्रांसफ़र हो गया, वो दावा कोई और सुन रहा है, अदालत को आपने एड्रेस किया हुआ है मोहम्मद बशीर साहब। सो बाई नेम नहीं करना, हमने कभी भी अदालत को अवॉइड करना है। सेशन जज ASJ वो सारा बाई नेम, नाम नहीं उनका लिखना। अच्छा, ये आ गया। उसके बाद उर्दू में क्या होगा? बनाम, किसके अगेंस्ट कर रहे हैं? इंग्लिश में क्या हो जाएगा? वर्सेस। ठीक हो गया। इसके बाद जो दूसरी पार्टियां, अब ये देखें, कोई रिट पिटीशन ड्राफ्ट कर रहे हैं, कोई बेल पिटीशन ड्राफ्ट कर रहे हैं, कोई दावा ड्राफ्ट कर रहे हैं, कुछ भी हम ड्राफ्ट कर रहे हैं, तो पार्टीज़ को हमने डिसाइड करना होता है कि कौन कौन सी बनती है, किन के अगेंस्ट कर रहे हैं। 22A की हमने पिटीशन फाइल करनी है। देखें, हमने SHO को दरख्वास्त दी, उसने हमारी दरख्वास्त, उसने हमारी FIR नहीं दी। SP को दी, उसने भी हमारी FIR रजिस्टर नहीं करवाई। तो हम इनको पार्टीज़ बनाएंगे कि भाई
SHO साहब आपका ज़रूरी था, आप ड्यूटी बाउंड थे कि आप मेरी FIR रजिस्टर करते, आपने नहीं किया तो मैं अब आपको पार्टी बनाऊंगा, पहले नंबर पे आएगा। लेकिन SHO के बाद आपने SP कंप्लेंट्स को दिए थे, तो ओहदे के लिहाज से तो SP कंप्लेंट उससे बड़ी पोस्ट पे है ना, तो पहले SP कंप्लेंट, ये 22A की मैं बता रहा हूँ, लाहौर, जहाँ का भी है वो, पहले नंबर पे ये पार्टी बन जाएगा। दूसरे नंबर पे जो SHO था आपका, जिसने आपकी FIR नहीं रजिस्टर की, SHO थाना कैंट लाहौर, ठीक हो गया, वो SHO उसके थाने का लिखते होते हैं। तीसरे नंबर पे फिर हम लिखते हैं वो प्राइवेट पर्सनस जिनके अगेंस्ट हम FIR रजिस्टर करवाना चाहते हैं। मोहम्मद सलीम हो गया, मोहम्मद सलीम साहब, इनके वल्द वो सारा सकना किस जगह का वो रहने वाला है, इन सब का अगर मोहम्मद सलीम के साथ 3-4 बंदे और हैं, हम उनके भी नंबर 4 करके, मोहम्मद अली था हमारा पटिशनर, मोहम्मद कासिम कर दो जी, वल्द उसका भी सकना वो किधर का रहने वाला है। सो जितने भी हैं, 4 है 5 है, हम उनको बना देंगे। इसके साथ ही ये हमारे क्या हैं, ये सारे रिस्पोंडेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे अब इंग्लिश पे आ जाओ, इन सब में नंबर 1 हम किसको बनाएंगे, SP कंप्लेंट, फिर नंबर 2 पे SHO को, फिर नंबर 3 पे हम मोहम्मद सलीम, जितने भी प्राइवेट सारे बंदे हैं हम उनको बना देंगे, और ये हमारे क्या होंगे, ये रिस्पोंडेंट्स होंगे, ठीक हो गया। इसके बाद सबसे पहले कोर्ट का एड्रेस, गैप, उसके बाद पार्टीज़ के नाम, फिर हमने पटिशन का टाइटल देना है। दरख्वास्त हम अंडर सेक्शन 22A डाल रहे हैं, दरख्वास्त ज़ेरे दफ़ा 22A 22B ज़ाब्ता फौजदारी, या ज़वाद फ़े भी इसकी जगह शॉर्ट करके हम लिख सकते हैं, ठीक हो गया। ये हमारा टाइटल आ गया इस पटिशन का। यहाँ पे पटिशन अंडर सेक्शन 22A/22B CRPC, ठीक हो गया। ये हमारे टाइटल्स बन गए। उनके नीचे हम इस तरह लाइन लगा देते हैं, हमारे टाइटल ये हैं। अंडरस्टूड बात है कि ये 22A के अंडर आप दरख्वास्त दे रहे हो तो अंदराजे मुकदमा के लिए ही दे रहे हो। अच्छा, इसके बाद फिर उर्दू में यहाँ पे वही जनाब अली साहिल हस्बे ज़ैल अर्ज़ गुज़ार है, साहिल हस्बे ज़ैल अर्ज़ गुज़ार है। यहाँ पे आप लिख लेते हो इंग्लिश में रिस्पेक्टफुली शुत, कॉमा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। ये पहला पार्ट बन गया हमारे इस पटिशन का फ्रंट के, भाई इसमें ये पार्टीज़ कौन कौन सी होंगी और टाइटल क्या होगा, किस कोर्ट को एड्रेस करना है। अब आगे चलते हैं। अच्छा, जो हमने SHO वगैरह को दरखास्तें लिखी थी वो तो हमने सीधी लिख दी थी, उनमें हमने कोई पैराग्राफ्स नहीं बनाने, लेकिन यहाँ पे हमने पटिशन्स के पैराग्राफ बनाने होते हैं। जनाब अली साहिल हस्बे ज़ैल अर्ज़ गुज़ार है, उसके बाद नंबर 1, ये हमारा पहला पैरा, यहाँ पे हमने पैरों में बनानी होती हैं। कोशिश करें कि जो आपका पहला पैराग्राफ होगा उसमें हम सारी कहानी लिखेंगे। कौन सी कहानी लिखेंगे? जो कहानी हमने अपनी दरख्वास्त लिखी थी SHO को और SP कंप्लेंट को, सेम थी ना, उनमें हमने कोई भी चेंजिंग नहीं की थी। उन दरख्वास्तों की सारी कहानी डिट्टो हम अपने पहले पैराग्राफ में लिख देंगे, ठीक हो गया। इसी तरह अच्छा, या तो हम
अच्छा एक बात जो कहानी ये हमने लिखनी है ना, फॉर इंस्टेंस ये कल हमारे पास थी, ये हमारे पास एक दरख्वास्त थी जो मैंने कल पढ़ी भी थी, वो कोयले वाली कहानी वाली। इस दरख्वास्त की ये जितनी भी स्टोरी है, स्टोरी जो एक्चुअल कहानी है वो मैं एज़ इट इज़ यहाँ पे लिख दूँगा, कोई वर्ड एक भी मैंने चेंज नहीं करना। इस पे मैं एफआईआर इस दरख्वास्त पे चाहता हूँ, ये सारी कहानी है। तो मैं यहाँ पे भी 22 से जो एसएचओ को लिखी सेम एसपी को गई, सेम कहानी यहाँ पे आई। आपने कहानी नहीं बदलनी, अगर कहानी बदल दी तो काम ख़राब हो जाएगा। कि जैसा आप ये कहेंगे पहले आप कहीं वहाँ पे कुछ और कह रहे थे, 22A में आके आपने कहानी बदल दी है, तो आपकी पटिशन डिसमिस ही होनी है, कुछ पल्ले नहीं रहना। सो ये एज़ इट इज़ हम यहाँ पे कहानी लिख देंगे। और अगर आप कहानी नहीं लिखना चाहते हो तो आप उसका ब्रीफ सा लिख के कि मसला क्या हुआ है, आप साथ कह सकते हो कि जो डिटेल्स हैं वो साथ मैंने ये दरख्वास्त अनेक्स की है उसको देख सकते हैं। लेकिन बेहतर यही होता है कि 22A में हम पूरी कहानी यहाँ पे लिखते होते हैं। उसके बाद फिर 22A में जो कहानी वाला पैराग्राफ बनाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, दूसरे पैरे में एक ये कहानी एक पैरे में कर दें, 2 में कर दें, लेकिन 2 से ज़्यादा ना जाएं। ये ना हो कि आपकी कहानी 5 पैरों पे जा रही हो, वो अच्छा इंप्रेशन नहीं लगता। आप एक पूरे सीक्वेंस को लेकर चल रहे हो, कहानी चेंज नहीं करनी और मैक्सिमम 2 पैरे बना दें। उसके बाद एंड पे हमने 2 पैरे ज़रूर लिखने होते हैं। एक पैरा हमने ये लिखना है कि इससे पहले हमने एसएचओ को इस तारीख को दरख्वास्त दी थी, लेकिन उसने हमारी एफआईआर रजिस्टर नहीं की। नंबर ये पैरा हमने एंड पे ज़रूर अटैच करना। फिर हमने ये पैरा ज़रूर लिखना है कि हमने एसएचओ को दरख्वास्त देने के बाद एसपी को भी दरख्वास्त दी है, लेकिन उसने भी हमारी एफआईआर नहीं की। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इस वजह से हम अदालत हुजूर अनवर में आए हैं कि हमारी एफआईआर नहीं रजिस्टर हो रही। फिर यहाँ पे हमने ये भी लिखना होता है कि जो यहाँ पे हम साथ बताते भी जाएंगे कि हमने कॉपी ऑफ एसएचओ अनेक्स की है, साथ कॉपी ऑफ एसपी वो भी दरख्वास्त की अनेक्स की है। फिर हमने यहाँ पे भी लिखना है कि बयान हल्फी साथ अनेक्स है, अनेक्स है, उर्दू में कहते हैं लफ है। ठीक हो गया। तो ये हमारे 4-5 पैराग्राफ होते हैं जो हमने लगाने होते हैं। फिर ये भी लिख दें कि अदालत हुजूर अनवर के पास आने के अलावा हमारे पास कोई और चारा जो ही ना है, इस वजह से ठीक है। ये एक बताना होता है कि भाई हम ये सारे फॉर्म एग्जॉस्ट कर रहे हैं, हमारे पास कोई चारा जो ही नहीं है। तो ये हमारे 5 की पैराग्राफ बनते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये एक दरख्वास्त है 22A 22B की, इसी तरह चल रही है दरख्वास्त। उसके बाद ये पूरी कहानी एक पैराग्राफ में बता दी गई है। ठीक है, पूरा पेज, वो जो दरख्वास्त एसएचओ वाली थी वो पूरी कहानी यहाँ पे आ गई। उसके बाद ये तीसरे पैराग्राफ में कह रहा है कि जी एसएचओ के पास हम गए हैं, फिर एसपी के पास गए हैं, हम अदालत के पास आने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था। फिर एंड पे बता रहे हैं कि जी इसके लिए हमने साथ बयान हल्फी भी लगाया। तो यही इसी तरतीब से चलते हैं पैराग्राफ्स। अच्छा, अब इंग्लिश में आ जाएं। रिस्पेक्टफुली शुएत के बाद हमने क्या करने हैं, पैराग्राफ, एक पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ। देखें यहाँ पे क्योंकि आपने एसएचओ को जो दरख्वास्त दी है वो तो उर्दू में है, आप पटिशन अगर इंग्लिश में ड्राफ्ट कर रहे हो तो यहाँ पे क्या करोगे, उसका एक ख़ुलासा सा लिखोगे। जो भी आपकी कहानी है, मर्डर का केस है, रेप का है, चेक बाउंस होने का है, हर्ट का है, व्हाटएवर केस है, जो भी आपकी कहानी है उसको आप समराइज़ करके लिख दोगे। ये नहीं कि लंबी चौड़ी लिखते जाओ, समराइज़ करके बताओगे कि हुआ क्या है। साथ उसके लिख दोगे आपके कॉपी ऑफ एसएचओ, कॉपी टू एसएचओ इज़ अनेक्स्ड, कि भाई वहाँ से देख लो, कॉपी ऑफ जो एसपी है वो भी अनेक्स की गई है। उसी तरह हमने चलना है।
यहाँ पे इंग्लिश में जब हम लिखेंगे तो सारी वो जो हमने उर्दू में कहानी लिखी है उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके यहाँ पे लिख देंगे, उसके बाद बाकी पैरे वही आ जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं है। ऑन दिस डे, अच्छा ये जो इंग्लिश में हम शुरू करते हैं ना पैराग्राफ्स, उर्दू के जो शुरू करेंगे ड्राफ्टिंग के लिए हमेशा याद रखें, चाहे कोई दावा है चाहे कोई दरख्वास्त है, कुछ भी अदालत में हमने जब लिख के देना है तो हम जो भी पैराग्राफ शुरू करेंगे जब हम उर्दू में करेंगे तो वो ये के से शुरू होगा, ये के, ये के, ये के, ठीक है। ये हमने यहाँ से शुरू करने लाजमी है। इंग्लिश में हमेशा पैराग्राफ दैट से शुरू होगा, जितने भी पैराग्राफ्स हैं वो दैट से शुरू होंगे, दैट से, दैट के बाद आप जो मर्ज़ी लिखते जाएं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे पहले पैराग्राफ में एक पैराग्राफ आपने बनाया, दो पैराग्राफ बनाए हैं, उनमें स्टोरी आएगी, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ्स वही आएंगे कि एसएचओ को हमने इस डेट को दरख्वास्त दी, फिर एसपी को हमने इस डेट को दरख्वास्त दी, फिर इसके बाद कि दैट द एफिडेविट इज़ अनेक्स्ड, ठीक हो गया। फिर इसके बाद दैट द पिटिशनर डजंट हैव एनी अदर फॉरम एक्सेप्ट कमिंग टू दिस ऑनरेबल कोर्ट, सो इस किस्म का एक पैरा लिख देना है। सो ये पैराग्राफ्स होते हैं 22A की पिटिशन में, ये 4-5 पैराग्राफ होते हैं, स्टोरी का, एसएचओ का, एसपी का, बयान अल्फी का, और हमारे पास कोई और फॉरम नहीं है। हमारी एफआईआर, अच्छा दरख्वास्तें तो हमने लिख दी, जब हम कल वो एसएचओ वाली दरख्वास्त लिख रहे थे तो उसमें एंड पे हमने यही कहा था कि हमारे साथ बहुत ज़्यादती की गई है, तो हमारी मुल्ज़िम इल्ज़ाम लहान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, उनके अगेंस्ट मुकदमा दर्ज किया जाए। यहाँ पे जब हम कोर्ट को लिख रहे हैं वहाँ में हमने एक स्पेसिफ़िक सी प्रेयर लिखनी होती है। अब यहाँ पे ये पैराग्राफ्स ख़त्म हुए, फिर ये एक साइड पे हम लिखते होते हैं बहलाते बाला इस्तदा है कि, मुख्तलिफ वर्डिंग हो सकती है, यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं अंदरी हालात इस्तदा है कि दरख्वास्त, अब ये मैं पढ़ ही देता हूँ, अंदरी हालात इंतहाई अदब से इस्तदा है कि साइल की दरख्वास्त को मंजूर फरमाते हुए रिस्पोंडेंट नंबर, अब हमारा हमने डायरेक्शन किसको लेनी है, एफआईआर किसने रजिस्टर करनी है, एसएचओ ने करनी है, तो ऑब्वियसली हम कोर्ट को यही कहेंगे कि एसएचओ को डायरेक्ट करे। तो यहाँ पे हमारा एसएचओ कितने नंबर पे रिस्पोंडेंट था, रिस्पोंडेंट नंबर 2 था, पहला एसपी था, दूसरा एसएचओ था, तो हम उसी को डायरेक्शन दिलवाएंगे। अंदरी हालात नहायत अदब से इस्तदा है कि साइल की दरख्वास्त हाजा मंजूर फरमाते हुए रिस्पोंडेंट नंबर 2 को हुक्म सादर फरमाया जाए कि वो रिस्पोंडेंट नंबर 3 के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करे, एन नवाजिश होगी। ये दरख्वास्त है कि दरख्वास्त हाजा मंजूर फरमाते हुए रिस्पोंडेंट नंबर 2 को हदायत फरमाई जाए कि वो रिस्पोंडेंट नंबर 3 के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करे, एन नवाजिश होगी। जब हम इंग्लिश में प्रेयर लिखेंगे अपनी, तो वहाँ पे हम बाकायदा हेडिंग दे देते होते हैं प्रेयर। अच्छा, इट इज़ मोस्ट रिस्पेक्टफुली प्रेड, ये सेट फ़िक्रें हैं, ये प्रैक्टिस के साथ साथ आपको याद हो जाएंगे। प्रेयर यही होगी, इट इज़ मोस्ट रिस्पेक्टफुली प्रेड दैट द पिटिशन इन हैंड बी एक्सेप्टेड एंड द रिस्पोंडेंट नंबर 2 इज़ डायरेक्टेड टू रजिस्टर ए केस अगेंस्ट रिस्पोंडेंट नंबर 3। बस, और हमने क्या प्रे लेनी है। सो ये इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये सारे वर्ड्स, ये पैटर्न याद करने के लिए आप लोग एक बुक ज़रूर ख़रीद लें, एक इंग्लिश की ख़रीद लें, एक उर्दू की ख़रीद लें। ये इसी किस्म की प्रेयर्स लिखी जाती हैं। ऑब्वियसली आप एक दरख्वास्त दे रहे हो, पहला तो आपने ये कहना है कि इट इज़ देयर फॉर मोस्ट रिस्पेक्टफुली प्रेड दैट द पिटिशन इन हैंड मे वेरी काइंडली बी एक्सेप्टेड, यानी इस मेरी पिटिशन को आप एक्सेप्ट करो। और आप क्या करो, एंड रिस्पोंडेंट नंबर 2 बी डायरेक्टेड टू रजिस्टर ए केस अगेंस्ट रिस्पोंडेंट नंबर 3। हमारी यही इस्तदा है। देखें, जो हमने कोर्ट से मांगना है वो हमने यहाँ पे प्रेयर्स में लिखना भी है।
उसके बाद यहाँ पे इस्तदा लिखने के बाद वज़े और साइल का नाम और वज़ीरिया कौंसल। यहाँ पे इंग्लिश में आ जाए। प्रेयर लिखने के बाद पटिशनर का नाम, फिर थ्रू कौंसल वकील साहब का नाम। ठीक हो गया। इसके साथ ये हमारी पटिशन तैयार होगी। इसके साथ साथ हमने अपना बयान हल्फी वो लिखना होता है। वो सिंपल से होते हैं, वो पैटर्न आप कहीं से देख लीजिएगा। एनी हो जी, अगर सम अप करें इस 22A को, 22A फ़ाइल करने के लिए जो इसकी तरतीब है तैयार करने की, सबसे पहले जो परफॉर्मा होगा एक, जिसमें पटिशनर की डिटेल्स होती हैं। उसके बाद ये 22A की जो हमने पटिशन्स तैयार की हैं ये लगती हैं। उसके बाद फिर बयान हल्फी उसके साथ लगता है नेक्स्ट नंबर पे। फिर उसके बाद जो ये SHO को दरख्वास्तें दी हैं और रसीदें दी हैं ये लगती हैं। फिर उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोड्यूस करने हैं, पेश करने हैं, MLC हैं, कोई चेक्स हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई एग्रीमेंट्स हैं, वो सारे आप कुछ साथ लगाएंगे। उसके बाद एंड पे इस फाइल के हम अपना वकालतनामा साइन करके वो लगाते हैं। देखें, ये जो पटिशन्स होती हैं ना कोर्ट की, इन पे रसीदी टिकटें भी लगती हैं। हर पेज पे जो बयान हल्फी है उस पे भी टिकट लगनी है और उस बयान हल्फी ने ओथ कमिश्नर से अटेस्ट भी होना है। सो ये सारा तैयार करने के बाद इन पे टिकटें भी लगा के तो आपने दायरी ब्रांच में पहुंच जाना है। ये सारा प्रोसीजर है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें कि 22A को देखें। यहाँ पे 22A में आपने स्टोरी भी नहीं बनानी। आपके पास क्लाइंट आया है, वो आपके पास SHO की लिखी हुई जो दरख्वास्तें अपनी वो लेके आ गया है, कितना आसान है। इस पटिशन इस तरह आपने 2 पटिशन इंग्लिश में कर रहे हैं, उर्दू में कर रहे हैं, अपनी पटिशन को तैयार करें, डॉक्यूमेंट साथ लगाएं, दायरी करें और क्लाइंट से अपनी फ़ीस लें। पहली तारीख पे कोई ख़ास बहस नहीं होनी। वहाँ पे जज साहब ने 99% यही कहना होता है कि कमेंट्स मंगवा लेते हैं पुलिस से। इसी तरह प्रैक्टिस में होता है। सो घबराना नहीं। पहली तारीख पे ही पहले आपके पास क्लाइंट आया, आपकी कितना इजी काम है, फ़ीस तो आप पकड़ सकते हैं ना, बजाय इसके कि किसी और को दें। यहाँ पे आप ये जो रसीदें वगैरह, जो स्टैंप्स वगैरह लगनी होती हैं, जो टेस्टेशन वगैरह हो सकती है, होनी होती है, वो आप किसी मुंशी को पकड़ के कह सकते हैं कि यार इस पर टिकटें लगा दो, इसको टेस्ट करवा दो ओथ कमिश्नर वगैरह से। वो इतना इजी काम है, एक दफ़ा आप देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। तो कल अब हम 22A को आर्गूमेंट्स पे लेके जाएंगे कि जब बहस हो रही है तो वो किस तरह होती है और उसमें कौन कौन से फ़िक्रे, कौन कौन सी बातें हमने कहने होते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।